गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये लास्ट पार्ट होना चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री का कॉस्मोस पब्लिकेशन से। एनसीईआरटी साठ संग्रह है ये। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी एवं त्रिपुरी अधिवेशन, ये इस चैप्टर से शुरू करते हैं। किस अधिवेशन के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था? तो ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ? ये संपन्न हुआ था वर्ष 1937 में। वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? मात्र 5 प्रांत में बहुमत मिला था। सारे प्रांतों को भी देख लेते हैं अभी। कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियन पार्टी ने तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया? तो टोटल 28 महीने तक शासन किया। वर्ष 1938 में कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा यानी गुजरात अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 में। पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी का समर्थन मिला हुआ था, लेकिन वो हार गए थे, तो गांधी जी ने इसे अपनी हार माना था। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इस पोस्ट को छोड़ दिया था। खैर, इसको लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन देखिए इसके पीछे गांधी जी का बहुत स्पष्ट जो था ना संदेश था, वो अलग अलग विचारधारा को शामिल करना चाहते थे। तो जैसे वामपंथ की तरफ रुझान था सुभाष चंद्र बोस का, तो वो चाहते थे कि कोई और लीडर हो जिसका रुझान कहीं और हो। इस हिसाब से उन्होंने पट्टाभी सीतारामैया का समर्थन किया था। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बना? तो ये बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया गया। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव रखा गया था। क्रांतिकारी समाजवादी दल को की बात करें हम लोग, आरएसपी, राष्ट्रीय सोशलिस्ट पार्टी, संस्थापक थे इसके योगेश चंद्र बैनर्जी चटर्जी। स्थापना हुआ था 19 मार्च 1940 ईस्वी में बंगाल में। उद्देश्य था अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकालकर देश में समाजवाद की स्थापना करना। इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया तथा भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया। वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनावों विधानसभा सभाओं हेतु में कुल 1585 सीटों में से कांग्रेस को 760 सीटें प्राप्त हुई थी। 1585 में 760 सीट मिली थी। अब ये देखिए 1937 के प्रांतीय चुनाव तथा प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री ही बोला जाता था। तो असम के प्रधानमंत्री थे मोहम्मद सादुल्ला, बिहार के श्री कृष्ण सिंह, सिन्हा गलत लिखा हुआ है, सिंह होगा। बंगाल में फजलुल हक, उड़ीसा में बीएन दास, उत्तरी पश्चिमी प्रांत में डॉक्टर खान साहब, संयुक्त प्रांत में गोविंद वल्लभ पंत, मध्य प्रांत में एनबी खड़े, बम्बई में बीजी खड़े, मद्रास में सी राजगोपालाचारी, सिंध में अल्लाह बख्श, पंजाब में सिकंदर हयात खां। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण ने थे, जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख कौन थे? तो ये थे रफ़ी अहमद किदवई। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? ये थे आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ये हुई थी पटना में वर्ष 1934 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें तो संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। स्थापना हुई थी 3 मई 1939 को मूकर, उन्नाव में। उद्देश्य था सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। अन्य सदस्य थे देवव्रत विश्वास महासचिव, विश्वंभर दयाल त्रिपाठी राष्ट्रीय महामंत्री तथा स्वामी सहजानंद। देखिए वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव में विधानसभाओं हेतु जो हुए थे में 1585 सीटों में से कांग्रेस ने 760 सीटें जीती थी। अब हम लोग देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह।
द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था 1 सितंबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ के समय भारत का वायसराय कौन था तथा ये थे लॉर्ड लिनलिथगो। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित किया? 17 अक्टूबर 1939 को। भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण कांग्रेस ने सभी प्रांतीय विधानसभाओं में 28 माह के शासन के पश्चात त्यागपत्र दे दिया था। कांग्रेस के विधानसभा से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस अथवा धन्यवाद दिवस कब मनाया गया? देखिए गलत मिसप्रिंट है, ठीक है ना, आपको एग्जैक्ट डेट बताना है। 1947 में देश आज़ाद हो गया था, तो बताइए कि ये जो है ये आंकड़ा कितना सही है? ये क्या होना चाहिए, ठीक है ना? क्या ये 39 होना चाहिए? 49 तो नहीं होगा, 47 में तो देश आज़ाद हो गया था। तो चलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ते थे विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना, ये रणनीति थी। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई? ये मांग की गई थी मोहम्मद इकबाल के द्वारा। वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग की गई। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में 1940 में। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो सिकंदर हयात खां के द्वारा। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? 23 मार्च 1943 को। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा किया गया था तथा सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे द्वारा की गई थी। ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 8 अगस्त 1940 को। कांग्रेस के सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय लिनलिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया था? तो 17 अक्टूबर 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ किए जाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ये महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रह किसे चुना गया? विनोबा भावे को। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रह किसे चुना गया? ये चुना गया जवाहरलाल नेहरू को। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, ये कथन था मोहम्मद इकबाल का। अब देखिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम एवं उससे संबंधित गवर्नर जनरल को देखते हैं। साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के समय में, सांप्रदायिक पंचायत लॉर्ड विलिंगटन के समय में, अगस्त प्रस्ताव लिनलिथगो के समय में, क्रिप्स मिशन लिनलिथगो के समय में, वेवेल योजना लॉर्ड वेवेल के समय, कैबिनेट मिशन लॉर्ड वेवेल के समय, माउंटबेटन योजना लॉर्ड माउंटबेटन के समय, बाल्कन प्लान भी लॉर्ड माउंटबेटन से ही संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखेंगे क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन को। भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी मार्च 1942 में। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत भेजा गया। क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान: युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा, भारतीयों को अपने संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचन सदस्य और देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे सर्ववर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। युद्ध के बाद ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों
के प्रतिनिधि शामिल होंगे, परंतु रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास ही रहेगा। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? ये पारित किया गया वर्धा में। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में कहा जा सकता है। वैसे इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के बाद ये जो है ना स्फुर्त हो गया था। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई। कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तृतीय चेक पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था, जबकि करो या मरो नारे का वास्तविक वास्तुकार यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार थे लुई फिशर। ऑपरेशन जीरो आवर संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से। इसके बाद कई जगह ऑप्शन में ये भी आएगा कि जैसे ये ऑप्शन आ सकता है कि नेतृत्व किसी ने किया ही नहीं था भारत छोड़ो आंदोलन का, क्योंकि सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर दिए गए थे। और कई जगह जो है ना महात्मा गांधी का नाम भी आता है, तो ये कंट्रोवर्सी है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में ये चीज़ चलती रहती है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस पूना में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? बांकीपुर जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, जयप्रकाश नारायण आदि ने प्रमुख शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार हो जाने के पश्चात नियमित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? चित्तू पांडे के द्वारा। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना की गई थी वर्ष 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन को अन्य नाम से भी जाना जाता है, अगस्त क्रांति बोलते हैं इसको। लॉर्ड लिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। अब इसमें देखेंगे आज़ाद हिंद फौज, वेवेल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह को इस चैप्टर में देखेंगे। आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1942 में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया था? ये दिया था कैप्टन मोहन सिंह ने। जुलाई 1943 में रासबिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी थी? तो ये सौंपी थी सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ किया था? ये किया था सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेड के नाम थे क्रमशः सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड तथा गांधी ब्रिगेड। किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा गया? तो जापान ने सौंपा था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान तथा निकोबार का नया नामकरण किया गया, क्रमशः शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज के रेडियो को एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। तो देखिए, इस तरह से उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दे डाली थी एक रेडियो संदेश में। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? ये बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। महात्मा गांधी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दी गई थी। वर्ष 1945 सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज पर। 26 जनवरी 1950 को
भारत का संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत एक गणतंत्र यानी रिपब्लिक राष्ट्र बन गया था। ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों एवं शाहनवाज खान को फांसी की सजा तथा रशीद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड निर्धारित किया गया, परंतु बाद में जनता के भारी विरोध के कारण उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया। किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया था? तो लॉर्ड वेवेल के द्वारा। वर्ष 1944 में CR फॉर्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये प्रस्तुत किया गया था C राजगोपालाचारी के द्वारा। भारतीय राजनीतिक गतिविधियों को दूर करने के लिए वेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई थी? 14 जून 1945 को। वेवेल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था? ये किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस का द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का अध्यक्ष कौन था? ये थे भूला भाई देसाई, बहुत प्रमुख वकील थे ये। आज़ाद हिंद फौज कब मनाया गया? 12 नवंबर। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? दिवस मनाया गया 12 नवंबर 1945 को। शाही नौसेना विद्रोह हुआ था 18 से 23 फरवरी 1946 को। इसमें देखिए रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को ही, जब बम्बई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी। सैनिकों की मांग यह थी कि नाविक BC दत्त को, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, रिहा किया जाए। इस देशव्यापी विस्फोटक स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया। पटेल व जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा, हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। इस तरह से ब्रिटेन का गर्व को चूर कर दिया था। अब देखते हैं कैबिनेट मिशन, संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार का गठन। इसको देखते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली लेबर पार्टी द्वारा भारतीय नेताओं के बीच बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया गया था? तो ये था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? यह आया था 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन में भारत मंत्री लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस द्वारा की गई तथा इसमें शामिल 2 अन्य सदस्य थे, स्टैफर्ड क्रिप्स तथा AV एलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड वेवेल। कांग्रेस के प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया। तो ये महात्मा गांधी ने पूर्ण समर्थन किया था कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान क्या थे? भारत की एकता बनाई रखी जाए, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होगी, संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें प्रांतीय विधानसभा तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के दौरान हुए हिंसक घटनाओं को शांत करने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो नोआखली गए थे, वर्तमान बांग्लादेश में है ये। नोआखली में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देखकर माउंटबेटन द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई? तो ये उपाधि थी 1 मैन बाउंड्री फोर्स की। वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा? ये कहा था महात्मा गांधी ने। संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। अशफाक उल्लाह खां पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी की सजा दी गई। तो अशफाक उल्लाह खां जो थे ना, वो रिकॉर्डेड है, मतलब रिकॉर्ड में है कि पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिनको फांसी दी गई। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए, जिनमें प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा 15 अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए।
संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का किसे अस्थायी सदस्य चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, बिहारी थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में किसको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। वायसराय वेबल द्वारा अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को। लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए? ये शामिल हुए 26 अक्टूबर 1946 को। अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल देखते हैं तो सदस्य जो थे जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले देख रहे थे। वल्लभ भाई पटेल थे गृह, सूचना एवं प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधी मामले। बलदेव सिंह थे रक्षा विभाग। जॉन मथाई थे उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। सी राजगोपालाचारी थे शिक्षा विभाग। CH भाभा थे कार्य खान तथा बंदरगाह विभाग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग। आसफ अली रेल विभाग। जगजीवन राम श्रम विभाग। लियाकत अली खान वित्त विभाग। ये लियाकत अली खान जो थे ना, बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बने थे। तो ऐसे कौन भारत के वित्त मंत्री थे जो बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने? ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं कभी भी, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखते हैं भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता को देखते हैं हम लोग। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा की गई थी? तो ये की गई थी क्लीमेंट एटली के द्वारा। क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड वेबल के स्थान पर किसे वायसराय नियुक्त किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन को। माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत की गई? 3 जून 1947 को। किस योजना को 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है? माउंटबेटन योजना को। माउंटबेटन योजना के प्रमुख प्रावधान: पंजाब और बंगाल में हिंदू मुस्लिम बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाए। उनके प्रतिनिधियों को यह निश्चय करना था कि प्रांत का विभाजन हो अथवा नहीं। विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियनों भारत पाकिस्तान तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि वे भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग बाउंड्री कमीशन का गठन किया जाएगा। भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी सिरिल रेडक्लिफ ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया? दिल्ली अधिवेशन में। भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे JB कृपलानी। वह कौन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिकी बर्ड प्लान तैयार किया था, जिसे नेहरू ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि यह भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी, इसलिए इस योजना को बाल्कन प्लान कहा जाता है। बाल्कन क्षेत्र में क्या हुआ था कि एक बार वो सब देश जो थे ना, मतलब बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था वो क्षेत्र, इसलिए इसको बाल्कनीकरण कहते हैं। इसके ऊपर तो सेपरेट लेक्चर हो सकता है। खैर, अभी मैं काम की बात बताऊंगा, सेपरेट लेक्चर फिर कभी इस टॉपिक पर। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने इस अवसर पर कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश गायब हो गया है। ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। कहाँ ये ब्रिटिश संसद में पास हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान क्या थे? तो 15 अगस्त 1947 से भारत को भारत और पाकिस्तान नामक 2 भागों में बांट दिया जाएगा। प्रत्येक अधिराज्य यानी डोमिनियन में एक गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता, उन्हें या तो भारत में रहना होगा या पाकिस्तान में। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे JB कृपलानी। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे सी राजगोपालाचारी। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया था? महात्मा गांधी। उस समय नोआखली में हिंदू मुस्लिम राइट्स सुलझा रहे थे।
15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा गाया गया? ये गाया गया था MS सुब्बुलक्ष्मी के द्वारा। प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी गवर्नर जनरल के द्वारा। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? ये बनाया गया था GV मावलंकर को। आइए विविध से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी जाती है? ये दी जाती है दादा भाई नौरोजी को। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव का व गणपति उत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। GV मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब ही असंगत है। भारतीय अशांति का जनक माना गया है लोकमान्य तिलक को। ये तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। सन्यासी विद्रोह हुआ था 1770 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय शासन था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स का। गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर के कलपक्कन ने कालीकट से पोयानूर तक एक मार्च निकाला था। सर्वोदय शब्द का प्रथम प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने। दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या थी? तो दिसंबर 1931 से अप्रैल 1934 तक। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? ये समाप्त हुआ वर्ष 1945 में। मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो ये थे हेमचंद्र सूरी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये थे विंस्टन चर्चिल। बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? ये किया था अरविंद घोष ने। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ये कहा था महात्मा गांधी ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग पाने के लिए लाला हरदयाल ने वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? ये दिया था मुस्लिम लीग ने। ऑपरेशन पोलो किस देशी रियासत को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया था? हैदराबाद रियासत को। स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बना? ये बने थे मोरारजी देसाई। रवीन्द्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वर्ष 1913 में। रवीन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी? ये दी थी महात्मा गांधी ने। ब्रिटिश काल के दौरान किस अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है? उड़ीसा के अकाल को। यह 1866 में पड़ा था। गुट निरपेक्ष नीति नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे? ये थे फ्रैंक मोरिस। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना की थी महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये हैं खान अब्दुल गफ्फार खां। भारत शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया था? ये कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कानून को तोड़ने के साथ साथ चौकीदारी कर न चुकाना, कोई कर नहीं तथा कोई किराया नहीं आदि आंदोलन भी चलाए गए। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्गों यथा महिलाओं, छात्रों, जनजातियों, कामगारों, किसानों, व्यापारियों, कुछ मुस्लिम समुदाय आदि का समर्थन प्राप्त हुआ था। अब देखते हैं ब्रिटिश काल में पारित महत्वपूर्ण अधिनियम, योजनाएं और प्रस्ताव। अधिनियम को देखें तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वारेन हेस्टिंग्स। भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वारेन हेस्टिंग्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। चार्टर एक्ट 1813 लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। सती प्रथा निषेध कानून 1829 विलियम बेंटिक। सती प्रथा का प्रतिबंध।
चार्टर एक्ट 1833 विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। चार्टर एक्ट 1813 लॉर्ड डलहौजी कंपनी का मात्र न्यास ट्रस्ट के रूप में भारत पर नियंत्रण। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लॉर्ड डलहौजी विधवा विवाह को मान्यता। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 लॉर्ड कैनिंग परिषदों में भारतीयों को प्रवेश। सम्मति आयु अधिनियम 1891 लैंसडाउन बाल विवाह 12 वर्ष से कम आयु में विवाह पर प्रतिबंध। भारत परिषद अधिनियम 1892 लैंसडाउन निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ। मिंटो मार्ले अधिनियम 1909 लॉर्ड मिंटो पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड प्रांतों में द्वैध शासन। साइमन कमीशन 1927 लॉर्ड इरविन संविधान निर्माण योजना। शारदा एक्ट 1930 लॉर्ड इरविन विवाह की आयु न्यूनतम का निर्धारण लड़कों के लिए 18 वर्ष व लड़कियों के लिए 14 वर्ष हो गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 लॉर्ड वेलिंगटन प्रांतीय स्वायत्तता। अगस्त प्रस्ताव 1940 लिन लिथगो प्रादेशिक स्वशासन। क्रिप्स मिशन 1942 लिन लिथगो संविधान सभा की योजना। वेवेल योजना 1945 लॉर्ड वेवेल सभी दलों को मिलाकर परिषद निर्माण। कैबिनेट मिशन योजना 1946 लॉर्ड वेवेल संघ का निर्माण व प्रांतों की स्वायत्तता। माउंटबेटन योजना 1947 लॉर्ड माउंटबेटन भारत विभाजन। अब देखते हैं प्रमुख नारे को, ठीक है ना। प्रमुख नारे, नारा और संबंधित व्यक्ति। तो पहले देखते हैं, सबसे पहले नारा और प्रमुख व्यक्ति में देखते हैं कि किन्होंने क्या नारे लगाए। जैसे कर मत दो, कर मत दो संबंधित व्यक्ति हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। करो या मरो भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने बोला। दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये अलग अलग नारे हैं। जैसे करो या मरो एक बार बोला था, भारत छोड़ो अगली बार बोला था, ये बोला है महात्मा गांधी ने। दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बोला था सुभाष चंद्र बोस ने। जय जवान जय किसान बोला है लाल बहादुर शास्त्री ने। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बोला था बाल गंगाधर तिलक ने। इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह ने। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल। आराम हराम है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज व पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अब देखते हैं प्रमुख व्यक्ति एवं उनकी उपाधि को। महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी को महात्मा कहा जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहले बोला था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है, पहले महात्मा गांधी ने बोला था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार बोलते हैं। बारदोली की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, ये बोला था सबसे पहले महात्मा गांधी ने। विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद कहा था महाराजा खेतरी ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। जगत गुरु हरि विजय सूरी को कहा जाता है, अकबर ने उनको जगत गुरु की उपाधि दी थी, ये जैन संत थे। कंठा भरणवानी ये तानसेन को बोला जाता है, अकबर ने ये उपाधि दी थी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, महात्मा गांधी ने उनको बोला था कायदे आजम। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को बोला था चर्चिल ने। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखित प्रमुख पुस्तकें देखते हैं हम लोग। पुस्तक और लेखक को देखते हैं। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल। इंडियन होम रूल अथवा हिंद स्वराज महात्मा गांधी। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। इंडिया टुडे रजनी पाम दत्त। नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया B.R. अम्बेडकर। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब भगवती चरण बोहरा। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित। इंडिया एंड इंडियन मिशन अलेक्जेंडर डफ।
पुस्तकें और लेखक को देखें। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विनायक दामोदर सावरकर, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू, गीतांजलि गोड़ा क्रिसेंट मून पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर, नेशन वॉइस राधा कृष्णन, गैदरिंग स्टॉर्म लेपियरे कॉलिंस, एसेज ऑन गीता अरविंद घोष, नील दर्पण नाटक है दीनबंधु मित्र, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू, हिंट्स फॉर सेफ कल्चर लाला हरदयाल, इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर राधाकृष्णन, इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल, इंडिया ए नेशन एनी बेसेंट, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर.सी. दत्त, इंडियन रेनेसा C.F. एंड्रूज, द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म भीमराव अंबेडकर, इंडिया डायरी E.M. मॉन्टेग्यू, कमेंट्री ऑन द कुरान सर सैयद अहमद खान। अब हम लोग युद्ध और प्रमुख संधि को भी एक बार देख लेते हैं। युद्ध और संधि को, प्रमुख युद्ध, वर्ष और संधि। कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746-48 में। एक्सले सैपल की संधि 1748 में हुई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में। पौंडीचेरी की संधि 1754 ईस्वी। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63। पेरिस की संधि 1763 ईस्वी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69। मद्रास की संधि 1769 ईस्वी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82। पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी। बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। मंगलौर की संधि 1784 में हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो 1792 में हुई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। कोई संधि नहीं हुई, बस हार जीत हो गया, मामला खत्म। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5। देवगांव व सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में। राजपुर घाट की संधि 1805 ईस्वी में। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 19। पूना की संधि। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26। यंदूब की संधि 1826 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में। लाहौर की संधि व भैरोवाल की संधि 1846 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 में। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी में। लॉर्ड ऑकलैंड तथा द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 लॉर्ड लिटन के समय में था। बंगाल तथा भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय। अब देखते हैं बंगाल के गवर्नर को और गवर्नर जनरल को। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 तक और फिर 1765 से 67 तक। प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ तथा इलाहाबाद की प्रथम व द्वितीय संधि हुई 1765 में लॉर्ड क्लाइव के टाइम में। हेनरी वेंसीटार्ट 1760 से 64। 1764 में बक्सर का युद्ध। लैरी वेरेलास्ट 1767 से 69। द्वैध शासन के समय बंगाल का गवर्नर। जॉर्ज कार्टियर 1769 से 72 ईस्वी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 74। बंगाल का अंतिम गवर्नर। बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त किया तथा प्रथम मदरसे की स्थापना की। बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करें तो वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85। बंगाल का गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया इनके समय। प्रथम मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध तथा इराजेदारी प्रथा का प्रारंभ। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 और 1805। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। बंगाल प्रांत अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 लागू तथा सख्ती के पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया। सर जॉन शोर 1793 से 98। चार्टर अधिनियम 1793 तथा हस्तक्षेप की नीति अपनाई। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1905 98 से 5 सहायक संधि की नीति 1798 प्रारंभ किया। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। वर्ष 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया एवं कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 7 रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। लॉर्ड मिंटो प्रथम
1807 से 13, अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23, आंग्ल नेपाल युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध तथा यह रैयतवारी बंदोबस्त 1820 व माहलवाड़ी व्यवस्था 1822 में लागू हुआ। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 28, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, बैरकपुर छावनी में विद्रोह, ये हावनी नहीं छावनी होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 33, सती प्रथा पर रोक तथा ठगी प्रथा का अंत। भारत के गवर्नर जनरल की बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 से 35, चार्टर्ड एक्ट 1833 तथा विधि आयोग का गठन। लॉर्ड मिटकॉफ 1835 से 36, इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44, भारत में दास प्रथा का अंत हुआ, प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से 48, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, लाहौर संधि द्वारा समाप्त हुआ। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। चार्ल्ड वुड की शिक्षा नीति, शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोलते हैं इसको, व्यक्तिगत सिद्धांत तथा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। लॉर्ड कैनिंग 1865 से 56 से लेकर 57, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा सन 1857 का विद्रोह इसी के समय हुआ था। लॉर्ड क्लाइव ने मुंगेर जो बिहार में है, इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश में है तथा बांकीपुर जो पश्चिम बंगाल में है, में सेना के लिए 3 केंद्रों की स्थापना की थी। अब चलते हैं भारत के वायसराय को देख लेते हैं। तो वायसराय कार्यकाल या वर्ष कौन सा था, संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। तो लॉर्ड कैनिंग 1858 से 62 तक भारत का प्रथम वायसराय तथा भारत में पहली बार आयकर लगाया गया था इसी के समय में। लॉर्ड एलिंगटन प्रथम 1862 से 63, वहाबी आंदोलन का दमन किया था इसने। लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 69, प्रथम अकाल आयोग का गठन। लॉर्ड मेयो 1869 से 72, आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत। भारत में प्रथम जनगणना 1872, सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग, स्टैटिक सर्वे डिपार्टमेंट तथा कृषि विभाग का गठन। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76, कुका विद्रोह का दमन। लॉर्ड लीटन 1876 से 80, द्वितीय अकाल आयोग का गठन। प्रथम दिल्ली दरबार, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तथा द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। लॉर्ड रिपन 1880 से 84, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द। हंटर आयोग का गठन। भारत में नियमित जनगणना प्रारंभ हुई 1881 में। लॉर्ड डफरिन 1884 से 88, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। 1885 में बर्मा का भारत में विलय हुआ तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94, डूरंड आयोग का गठन। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 98, अकाल की जांच के लिए लायल आयोग का गठन। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, तृतीय अकाल आयोग का गठन तथा बंगाल विभाजन 1905 में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910, 1910 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 व मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ। द्वितीय दिल्ली दरबार तथा कांग्रेस का विभाजन। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16, बंगाल विभाजन रद्द। तृतीय दिल्ली दरबार तथा प्रथम विश्व युद्ध। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21, होम रूल लीग की स्थापना 1916 में। भारत शासन अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, रॉलेट एक्ट व जलियांवाला बाग हत्याकांड। प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ तथा असहयोग आंदोलन की शुरुआत। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 में, चौड़ी चौड़ा की घटना फरवरी 1922 में, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में तथा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। लॉर्ड इरविन 1926 से 31, साइमन कमीशन का भारत आना, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन तथा गांधी इरविन समझौता। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36, द्वितीय व तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचायत तथा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में।
लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 44, पृथक पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स मिशन तथा भारत छोड़ो आंदोलन। लॉर्ड वेवेल 1944 से 47 में, वेवेल योजना व शिमला सम्मेलन तथा भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा, फरवरी 1947 में। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से जून 1948, अंतिम ब्रिटिश वायसराय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो चलिए, ये जो है ना हिस्ट्री, जो कॉस्मोस पब्लिकेशन की जो NCERT सार संग्रह है उसका ये पूरा ही ख़त्म हो गया। ये आप इसको एकदम ज़रूर से रिवाइज करिए। जो भी प्रश्न आएंगे ना वो इसी के आसपास घूमेंगे। ये नोट्स के फॉर्म में है। सबसे बढ़िया तो किताब रहती है, खास करके जो स्पेक्ट्रम की बुक है ना वो बहुत बेहतरीन बुक है। मैंने कुछ पॉइंट्स वहाँ से आपको लगातार बताना जारी रखा है क्लास के भी दौरान। जो पॉइंट्स यहाँ छूट गए थे मैंने वहाँ से बता दिया है, आपको स्पेक्ट्रम से बता दिया है। इसमें इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लगा इसको रिकॉर्ड करने में। रेगुलर वे में पढ़ते रहिए लगातार। सफलता का कोई शॉर्टकट है नहीं, हो भी नहीं सकता है। सफलता का शॉर्टकट होगा तो हर ऐरे गैरे सफल हो जाएंगे ना। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। फिर आगे क्लासेस तो चलती रहेगी, फिर उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए एक ब्रेक लेते हैं। धन्यवाद।